Hello students, today I will teach you chapter 2nd of the history, remaining part of the chapter, support for socialism. Our next topic is support for socialism, यानी कि socialism के लिए support, यानी कि समाजवाद के लिए support. By the 1870s, socialist idea spread through Europe. 1870 में ये जो एस बेटा लगा हुआ है ये होता है 1870 से लेकर के यानी कि 1880 तक. ये 10 साल को इंडिकेट करता है ना. 1870 में सोशलिस्ट जो आइडिया था, जो समाजवादी विचारधारा का जो आइडिया था वो पूरे यूरोप में फैल गया था. टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स सोशलिस्ट फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल बॉडी नेमली द सेकंड इंटरनेशनल. और अपने प्रयासों को जो है के साथ समन्वय करने के लिए जो सोशलिस्ट थे, जो समाजवादी लोग थे, उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो है वो बना ली थी जिसको कि सेकंड इंटरनेशनल के नाम से जाना जाता है. वर्कर इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगेन फॉर्मिंग एसोसिएशन टू फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस. इंग्लैंड और जर्मनी के बच्चों जो वर्कर थे वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एसोसिएशन, उन्होंने संगठन बनाने शुरू किए. क्या करने के लिए? टू फाउट फॉर द बेटर लिविंग, जिससे कि उनकी बेटर लिविंग कंडीशंस हो और वर्किंग कंडीशंस भी अच्छी हो, यानी कि जिससे उनकी वेजेस जो है वो थोड़ा बढ़े और जिससे उनकी लिविंग भी अच्छी हो और वर्किंग जो जिस समय पर वो इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में काम करते थे वहाँ पर भी वर्किंग कंडीशन अच्छी हो. They set up funds to help members in times of distress and demanding a reduction of working hours and the right to vote. उन्होंने फ़ंड जो है बनाना शुरू कर दिया था. क्या करने के लिए? जो मेंबर्स थे उनकी सहायता करने के लिए. टाइम ऑफ डिस्ट्रेस, जब उनका परेशानी का समय होता था, यानी कि किसी मज़दूर की मान लिया नौकरी छूट गई है या बीच में उसने छोड़ दी है, कोई मतलब उसको अगर प्रॉब्लम हो जाती है, इकोनॉमिक कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसकी सहायता करने के लिए उन्होंने फंड जो है वो इकट्ठा कर लेते थे वो. और डिमांडेड ए रिडक्शन, और उन्होंने ये भी मांग की कि जो वर्किंग जो आवर्स है, जो काम करने के जो घंटे हैं, उनमें भी वो भी जो है घटने चाहिए. एंड द राइट टू वोट, और उन्हें वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए. इन जर्मनी दीज एसोसिएशन वर्क क्लोजली विद द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी. जर्मनी में ये जो संगठन थे इन्होंने साथ में मिलकर के काम किया. किसके साथ में? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ में. एंड हेल्प इट विन पार्लियामेंट्री सीट, और इन्होंने इससे इनको सहायता मिली संसदीय सीट जीतने में भी. बाय 1905 socialist and trade unions formed a labor party in Britain and a social party in France. 1905 तक जो सोशलिस्ट थे, जो समाजवादी थे और जो ट्रेड यूनियंस थी, व्यापारिक जो संगठन थे, यूनियन थी, उन्होंने लेबर पार्टी जो है बना ली थी. कहाँ पर? ब्रिटेन में. और सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी फ्रांस में. However, till 1914, socialists never succeeded in forming a government in Europe. हालांकि 1914 तक भी जो समाजवादी लोग थे वो यूरोप में अपनी सरकार बनाने में सफल नहीं हो सके. Represented by strong gurus in parliamentary politics, their idea did shape legislation. उन्होंने जो है पार्लियामेंट्री जो पॉलिटिक्स था, जो संसदीय जो राजनीति थी, वो उसमें स्ट्रॉन्ग गुरु थे, लेकिन देयर आइडियाज़ भी उनके जो है डिड शेप लेजिस्लेशन, विधायिका को उनके विचारों ने जो है क्या दिया? आकार दिया. लेकिन गवर्नमेंट कंटिन्यू टू बी रन बाय कंजर्वेटिव, लिबरल एंड रेडिकल्स. उनके मतलब जो उनके मेंबर्स थे या उनके जो कार्य थे उनसे पॉलिटिक्स में काफ़ी चेंज आया, लेकिन वो अपनी सरकार नहीं बना सके और सरकार जो बनती रही वो कंजर्वेटिव, लिबरल्स और रेडिकल्स की ही बनती रही. नेक्स्ट आपका टॉपिक है द रशियन रिवॉल्यूशन. इन वन ऑफ द लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड ऑफ यूरोपियन स्टेट दिस सिचुएशन वाज रिवर्स्ड. सबसे ही मतलब यूरोप में सबसे कम उसकी औद्योगिक स्थिति थी. औद्योगिक स्थिति का मतलब है कि औद्योगिक स्थिति में जो सबसे नीचे था, यानी कि यहाँ की औद्योगिक स्थिति रूस की जो थी वो अच्छी नहीं थी.
Socialists took over the government in Russia through the October Revolution of 1917. जो समाजवादी विचारधारा के जो लोग थे, जो समाजवादी थे, उन्होंने रूस की जो सरकार थी उसको क्या किया, उसको जो है हटा दिया। कब? अक्टूबर रिवॉल्यूशन में 1917 में। द फॉल ऑफ मोनार्की इन फरवरी 1917 एंड द इवेंट ऑफ अक्टूबर आर नॉर्मली कॉल्ड द रशियन रिवॉल्यूशन। मोनार्की 1917 में जो मोनार्की सिस्टम था, यानी कि जो राजा, मोनार्की सिस्टम क्या होता है बच्चों, मैंने आपको पहले भी ये बताया है कि जब राजा जो है वंश के आधार पर राजा बनते रहते हैं, जैसे पहले राजा है, फिर उसका बेटा जो है युवराज जो है, यानी कि वो राजा बन जाता है और वो अपने ही अकॉर्डिंग जो है सरकार को चलाते हैं। सब्जेक्ट यानी कि प्रजा के बारे में उनका कोई ज़्यादा कंसर्न नहीं रहता है। एंड द इवेंट ऑफ अक्टूबर, और जो मोनार्कियल सिस्टम था, वो मोनार्की जो थी यानी कि जो राजा था उसको हटा दिया गया फरवरी 1917 में। और ये जो अक्टूबर में जो ये घटना जो हुई थी उसको नाम दिया गया था रशियन रिवॉल्यूशन का। हाउ डिड दिस कम अबाउट, ये किस प्रकार हुआ? व्हाट वर द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन इन रशिया व्हेन द रेवोल्यूशन ऑक्यूर्ड, किस तरह, क्या सामाजिक और राजनीतिक स्थितियां थी रूस की जब ये क्रांति हुई? टू आंसर दीज क्वेश्चन लेट अस लुक एट रशिया ए फ्यू ईयर बिफोर द रेवोल्यूशन। अब अगर हमें रूस में क्रांति हुई और रूस में क्रांति के बाद जो है वहाँ के राजा को हटा दिया गया है ना, थ्रोन आउट कर दिया गया, तो उसको हमें क्रांति क्यों हुई, ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ थी जिसके कारण क्रांति, लोगों को जो है राजा को हटाना पड़ा क्रांति के फलस्वरूप, तो वही इसमें आगे दिया गया है। द रशियन एम्पायर इन 1914, 1914 से स्टार्ट होता है रशियन एम्पायर। इन 1914 जार निकोलस सेकेंड रूल्ड रशिया एंड इट्स एम्पायर। जार निकोलस जो था वो रूस में शासन करता था और उसके साम्राज्य पर। बिसाइड द टेरिटरी अराउंड मॉस्को, रशियन एम्पायर इंक्लूडेड करंट डे फिनलैंड, लिथुआनिया, लुथानिया, एस्टोनिया, पार्ट ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड बेलारूस। बिसाइड द टेरिटरी अराउंड मॉस्को की टेरिटरी को छोड़ करके के अलावा भी जो रशियन एम्पायर था उस समय बच्चों, उसमें जो आजकल जो ये देश हैं, कौन कौन से देश हैं, जैसे फिनलैंड है, लिथुआनिया, लुथानिया, एस्टोनिया, पोलैंड के पार्ट्स, यूक्रेन और बेलारूस जो हैं, ये सब पहले रूस के ही पार्ट थे, यानी कि ये पूरा का पूरा रूस जो था वो एक था। इट स्ट्रेच्ड टू द पैसिफिक एंड कंप्राइज्ड टुडे सेंट्रल एशियन स्टेट। ये फैला हुआ था पैसिफिक से लेकर के और आजकल जो सेंट्रल एशियन स्टेट है वहाँ तक, जैसे कि जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान तक ये मतलब फैला हुआ था। द मेजॉरिटी रिलीजन वाज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी विच हैड ग्रोन आउट ऑफ द ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च। और वहाँ पर जो रिलीजन था उस समय वो था रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी यानी कि चर्च, विच हैज़ ग्रोन, जो उभर करके आया था किससे, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से। बट द एम्पायर आल्सो इंक्लूड कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट। लेकिन वहाँ पर कैथोलिक धर्म को मानने वाले, प्रोटेस्टेंट चर्च को मानने वाले, कैथोलिक चर्च को मानने वाले लोग थे, मुस्लिम भी थे और बुद्धिस्ट भी थे। इकोनॉमी एंड सोसाइटी, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था कैसी थी, समाज किस तरह का था? At the beginning of the 20th century, the vast majority of the Russia people were agriculturists. 20वीं शताब्दी के शुरू तक वास्ट मेजोरिटी, बड़े पैमाने पर जो ज़्यादा लोग थे रसिया के, वो क्या करते थे, वो खेती किया करते थे, यानी कि किसान थे। About 85% of Russian Empire's population earned their living from agriculture. लगभग 85% जो रशियन लोग थे यहाँ के, वो क्या करते थे, वो अपनी लिविंग जो है, जीविका, वो एग्रीकल्चर से ही कमाते थे। दिस
दिस प्रोपोर्शन वाज हायर दैन इन द मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज़। ये जो भाग था ये और यूरोपियन कंट्री से ज़्यादा था। कहने का मीन्स ये है कि और देशों में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो शुरू हो गया था, लेकिन रूस जो है अभी तक एग्रीकल्चर भी पर ही डिपेंडेंट था। फॉर इंस्टेंट फ्रांस एंड जर्मनी द प्रोपोर्शन वाज बिटवीन 40%। फ्रांस और जर्मनी में ये जो भागीदारी थी, ये जो मतलब प्रोपोर्शन जो था वो 40% था। किसके ऊपर? खेती के ऊपर। एंड 60% कहाँ पर? फ्रांस और जर्मनी में। जबकि रूस में 85% लोग जो थे वो एग्रीकल्चर करते थे। In the empire, cultivator produced for the market as well as for their own needs, and Russia was a major exporter of grain. पूरे एम्पायर में, साम्राज्य में जो कल्टीवेटर थे यानी कि जो किसान थे वो प्रोड्यूस्ड करते थे, मतलब अनाज जो है वो पैदा करते थे, वो मार्केट में भी उसको जो है सेल करते थे और अपनी नीड्स के लिए भी। एंड रशिया वाज ए मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन, और रूस जो था वो सबसे बड़ा निर्यातक था, निर्यात करता था वो ग्रेन का, अनाज का। इंडस्ट्री वाज फाउंड इन पॉकेट। इंडस्ट्री वाज फाउंड इन पॉकेट का मीन्स है बच्चों कि इंडस्ट्री जो है वो बिल्कुल ही कम थी। पॉकेट का मतलब क्या होता है आपको पता ही है कि जेब में, जेब में का मतलब है कि बहुत कम थी, मुट्ठी भर जिसे हम कहेंगे। प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल्स एरिया वर एट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। जो मुख्य जो इंडस्ट्रियल एरिया थे, औद्योगिक जो क्षेत्र थे वो पीटर्सबर्ग और मॉस्को में थे। क्राफ्ट्समैन अंडरटुक मच ऑफ द प्रोडक्शन बट लार्ज फैक्ट्री एग्जिस्टेड अलोंगसाइड क्राफ्ट वर्कशॉप। जो क्राफ्टमैन थे अंडरटुक मच ऑफ द प्रोडक्शन, वो जो है काफ़ी प्रोडक्शन जो है वो करते थे, लेकिन जो बड़ी फैक्ट्रियाँ थी वो एग्जिस्टेड अलोंगसाइड द क्राफ्ट वर्कशॉप के पास ही वो स्थित थी। एनी फैक्ट्री वर सेट अप इन 1890s। मैनी फैक्ट्रीज, बहुत सारी फैक्ट्री जो है वो लगाई गई, सेट की गई, मतलब बनाई गई 1890s के दौरान। वैन रसिया रेलवे नेटवर्क वाज एक्सटेंडेड, जब रूस में रेलवे नेटवर्क का विस्तार हुआ तभी वहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्री भी लगाई गई। क्योंकि बच्चों क्या होता है, बाहर जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की जो सुविधा है वो उसमें भी एक्सटेंड होता है, तभी जा कर के व्यक्ति जो है वो बाहर जा पाता है। एक्सटेंड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री इंक्रीज्ड, और इंडस्ट्रीज जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था, जो विदेशी निवेश था वो भी इंडस्ट्री में बढ़ गया था। टोटल कोल प्रोडक्शन डबल्ड एंड आयरन एंड स्टील आउटपुट क्वाड्रपल्ड। जो प्रोडक्शन था कोयल का वो डबल हो गया था, और जो आयरन और स्टील का जो आउटपुट था वो उससे भी और ज़्यादा बढ़ गया था। बाय द 1900 इन सम एरिया फैक्ट्री वर्कर एंड क्राफ्टमैन वर ऑलमोस्ट इक्वल इन नंबर्स। 1900 तक कुछ एरिया में फैक्ट्री वर्कर और जो क्राफ्ट्समैन थे, क्राफ्टमैन कौन थे बच्चों? ये कारीगर्स जो थे वो ज़्यादातर जो है इक्वल ही थे, यानी कि उनकी संख्या जो थी वो बराबर थी।